होगी, वहाँ उन्होंने जो मीटर लगवाया होता है वो 3 फेज़ मीटर लगवाते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर मीटर के अंदर 4 वायर्स होती हैं, यहाँ पर बिल्कुल जैसे यहाँ पर दिखाई हुई हैं। एक उनकी कॉमन वायर जिसको आप ग्राउंड करते हैं, और बाकी जो 3 होती हैं ये मिलकर उसको ईएमएफ या आप कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज अप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। Three coils are inclined at 120 angle with each other. Each connect to its own pair of slip rings. यानी हर एक जो है वो अपने slip rings के साथ अटैच होती है. The machine instead of having 6 terminal, two for each pair of slip rings, has only 4 terminal because the starting point of all the 3 coils has a common junction which is often earth. Earth का मतलब होता है इसको ground किया जाता है to the shaft of the generator, and the other 3 ends of the coil are connected to the 3 separate terminal on the machine, जैसा कि यहाँ पर दिखाया भी हुआ है A, B और C. These 4 terminal along with the lines and coil connected to them are shown in figure. अब यहाँ पर क्योंकि इन तीनों को आप मूव करवाएंगे, मूव करवाने का मतलब इसको रोटेट करवाना इन मैग्नेटिक फील्ड, हर एक की अपनी मैग्नेटिक फील्ड, हर एक की अपनी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। और वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हमने इनको इंक्लाइन किया हुआ है 120 के एंगल से, तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी डेफिनेटली वो जब मूव करेगी इन द फॉर्म ऑफ साइनोसाइडल वेव, तो उनके दरमियान जो एंगल या फेज डिफरेंस होगा वो भी 120 का ही होगा। यहाँ पर स्पेशल पॉइंट में यही लिखा हुआ है, द वोल्टेज अक्रॉस ईच लाइन कनेक्टेड टू अ टर्मिनल ए बी सी एंड द न्यूट्रल लाइन इज 230 वोल्टेज बिकॉज ऑफ 120 फेज शिफ्ट। द वोल्टेज अक्रॉस एनी टू लाइंस इज अबाउट 400 वोल्ट। ये आगे मैंने इसका प्रूफ दिया हुआ है कि ये 400 वोल्ट क्यों होता है, वो अगर नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको ज़ाहिर भी कर देता हूँ, ठीक है। When these the combination of these coils rotate in the magnetic field, each coil generates an alternating voltage across its own pair of slip rings. Thus, 3 alternating voltage are generated. The phase difference between these voltages is 120. ये 120 किस वजह से है, क्योंकि हमने उसको खुद प्लेस किया होता है 120 एंगल के ऊपर, ठीक है। It means that when voltage across the first pair of slip ring is 0, having phase of 0 degree, the voltage across the second slip ring would not be 0, but it would have a phase of 120 as shown in figure B. यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें जी, ये पहले वाली हमारे पास पहली कॉइल से जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ उसका फेज 0 आ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी का भी फेज 0 होगा। दूसरी का ये देखें 120 होता है, वो 0 नहीं होता। और तीसरी जो है वो डेफिनेटली वो अगर हम उसको मज़ीद प्रिसाइज करके दिखाएं तो वो हमारे पास 240 डिग्री एंगल शो कर रही होगी, ठीक है, क्योंकि 120 का डिफरेंस है। ये 0 से 120 का डिफरेंस और इससे 120 का डिफरेंस करेंगे तो 240 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें जी, एडवांटेज, द मेन एडवांटेज ऑफ हैविंग अ थ्री फेज सप्लाई इज दैट द टोटल लोड ऑफ आर इफेक्टेड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स सो दैट नन ऑफ द लाइन इज ओवरलोडेड। एक तो ये बात होगी। दूसरा ये होता है कि हमारे पास थ्री फेज एसी सप्लाई आल्सो प्रोवाइड 400 वोल्टेज विच कैन बी यूज्ड टू ऑपरेट सम स्पेशल अप्लायंसेस रिक्वायर 400 वोल्टेज फॉर देयर ऑपरेशन। अब ये 400 वोल्टेज कैसे आता है, ये यहाँ पर मैंने इसका प्रूफ भी लिखा हुआ है कि हमारे पास दो वोल्टेजेस हैं, वो जब दोनों मिलते हैं तो हमारे पास जो वोल्टेज होती है वो 400 हो जाती है। कैसे होती है, डेफिनेटली हम उनको V1 माइनस V2, अब इसका स्केल लेंगे, डेफिनेटली इसको एक डॉट प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये पहले V1 का स्केल, क्योंकि दोनों की वोल्टेज जो है V1 और V2 ये 230 है। यहाँ पर लास्ट पेज के ऊपर यहाँ पर भी लिखा हुआ है हर एक लाइन की जो वोल्टेज है वो 230 है। इसका मतलब V1 और V2 ये दोनों बराबर होंगे इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बराबर होने का मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट स्केयर प्रोड्यूस करेगा। जब ये स्केयर प्रोड्यूस करेगा तो हम लिख सकते हैं V1 का स्केयर प्लस V2 का स्केयर माइनस 2V1 डॉट V2। ये अपना कैमरा ऑफ करें, जो किसी ने चलाया हुआ है साइड पे शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसके ऊपर डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे V1 इंटू V2 कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पर 120 है, कॉज 120 की वैल्यू जो है वो हमारे पास -1/2 होगी। वो माइनस माइनस इसको प्लस करेगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 230 आएगा, यहाँ भी 230 का स्केयर है, यहाँ पर भी 230 का, सब में से 230 का स्केयर कॉमन किया, अंदर आपके पास 1 + 1 + 1, इस तरफ वी स्केयर चल रहा है, वी स्केयर का अंडर रूट लेंगे, इस तरफ वी रह जाएगा 230 और इसका अंडर रूट 3 जो है, जब 230 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 वोल्टेज आता है।
इसलिए जब दो वायर जो हैं उनको आप एक साथ यूज़ करेंगे तो वो आपके पास 400 वोल्टेज देगी, ना कि आप इसको दोनों को ऐड कर लें जी 460 वोल्टेज दें। 460 वोल्टेज नहीं देंगी बल्कि 400 वोल्टेज देंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा कि इनके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या किसी चीज़ से जिससे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस हो रही हों, या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो और फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो, वहाँ जो वेव्स होंगी उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहेंगे। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिज़िक्स का। आप आने वाली लाइफ के अंदर देखेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस कहते हैं, उनका एक चैप्टर है। इस वजह से यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन भी साथ दिया हुआ है कि इन 1864 ब्रिटिश फिजिस्ट जेम्स क्लार्क मैक्सवेल फॉर्मुलेटेड अ सेट ऑफ इक्वेशंस जिसको आप मैक्सवेल इक्वेशंस कहते हैं, व्हिच एक्सप्लेन द वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना। According to these equations, a changing magnetic flux create an electric field and changing electric field creates a magnetic field। यहाँ पर मैंने आपको यही बात बताई, इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये ऐसी वेव्स को डिस्कस करेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करें या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करें। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे ए पैकेज ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ड्यू टू चार्ज ऑसिलेशन। हमेशा याद रखें जब चार्ज ऑसिलेट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जैसे जैसे उसकी वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जैसे इसको चेंज करेंगे जितनी इसमें चेंजिंग आएगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो आपको पता है दोबारा से करंट प्रोड्यूस होता है। करंट तब प्रोड्यूस होगा जब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, डेफिनेटली उस करंट की वजह से फील्ड प्रोड्यूस होगी। यूँ समझ लें इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये प्रोसेस चलता जाता है। अगर हम किसी स्पेस में से मूव कर रहे हो तो हमारे पास वेव प्रोपागेट करती जाएंगी, यानी एक पॉइंट से आगे की तरफ मूव करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड। इफ अगर हम एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करते जाएं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये तब पॉसिबल है। ठीक है, which travel perpendicular to each other in the form of wave with velocity of light is called electromagnetic wave। अब एक्सप्लेनेशन के अंदर हमने क्या किया है कि एक रॉड लिया है ए बी जिसके अंदर से चार्जेस पास करेंगे। चार्जेस के पास करने की वजह से क्या होगा, हमारे पास इसके अराउंड जो रीजन होगा, चार्जेस पास करने चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसके चेंज होने से इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जितनी चेंज होगी वो इसके अंदर दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और वेव्स की सूरत में ये प्रोपागेट करते जाएंगे। ठीक है, कंसीडर अ रीजन ऑफ स्पेस एज शोन इन फिगर ए। सपोज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स is taken place through it. This changing magnetic flux will set up a changing electric flux in the surrounding region. The creation of electric field in the region CD will cause a change of electric flux through it, due to which a magnetic field would also be set up set up in space surrounding CD and so on. Thus, each field generates the other, and the whole package of electric and magnetic field will move along, propelling itself through space. Such moving electric and magnetic field are known as electromagnetic waves. The electric field, magnetic field, and the direction of their propagation are mutually orthogonal as shown in the figure। ये देखें यहाँ पर ये शीट जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, यहाँ से एक बार हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज की, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, फिर वो खुद चेंज हुई, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, फिर उससे मैग्नेटिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह ये प्रोपागेट करती जाएंगी थ्रू द स्पेस। ठीक है, अब क्योंकि टाइम का शॉर्टेज है मैं थोड़ा सा फास्ट मूव करता हूँ ताकि हमारा टॉपिक मुकम्मल हो सके। सबसे पहला है जी हमारे पास साइनोसाइडल करंट हैज़ आरएमएस वैल्यू ऑफ 10 एम्पेयर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम और पीक वैल्यू। आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको निकालने के लिए आपको आरएमएस जो वैल्यू होती है हमारे पास, उसको निकालने के लिए मैक्सिमम को अंडर रूट 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो वो फार्मूला यूज़ करेंगे, वहाँ से आप मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कहते हैं नेम द डिवाइस दैट विल परमिट फॉलो ऑफ डायरेक्ट करंट बट अपोज द फॉलो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। परमिट फॉलो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बट नॉट द डायरेक्ट करंट। आपको पता है जो इंडक्टर होता है वो डायरेक्ट करंट को इजीली पास करने देता है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के रास्ते में वो वोल्टेज को लीड करवाता है और करंट को लैग करवा देता है। इसी तरह जो हमारे पास कैपेसिटर होता है वो अल्टरनेटिंग करंट को पास करने देता है लेकिन डायरेक्ट करंट को पास नहीं करने देता। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं
पहले का केस में इंडक्टर लिख सकते हैं और दूसरे में हमारे पास कैपेसिटर होगा। हाउ मैनी टाइम्स पर सेकेंड विल बी एन इनकैंडिसेंट लैम्प रीच मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन कनेक्टेड टू अ 50 हर्ट्ज सोर्स। आपने बताना है कि 1 सेकंड के अंदर जो हमारे पास लैंप है वो मैक्सिमम ब्रिलियंस को कितनी बार पहुंचेगा अगर आप उसको जो सोर्स मुहैया किया उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि 1 सेकंड में 50 साइकिल्स पास कर रहे हैं किसी एक पॉइंट से। तो लेट्स सपोज हम अगर कह रहे हैं कि वो लैंप है तो लैंप में से 1 सेकंड में 50 साइकिल पास कर रही है। एक साइकिल के अंदर 2 बार मैक्सिमम ब्रिलियंस आएगी, यानी एक बार पॉजिटिव के लिए और एक बार नेगेटिव के लिए। जब 2 बार आएगी तो 50 के लिए कितनी बार आएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 टाइम वो मैक्सिमम ब्रिलियंस शो करेगा। नेक्स्ट है जी, अ सर्किट कंटेन एन आयरन कोर्ड इंडक्टर, अ स्विच एंड डीसी सोर्स अरेंज्ड इन सीरीज। The switch is closed and after an interval reopened. Explain why a spark jump across the switch connects. वो पूछ रहा है कि हमारे पास एक सर्किट के अंदर आयरन कोड इंडक्टर लगा हुआ है और हमने उसे डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया है विद अ स्विच। जब हम इसको जब स्विच इज क्लोज, जब आप स्विच को क्लोज करते हैं आफ्टर एन इंटरवल रीओपन। एक्सप्लेन वाई स्पार्क जंप, जब आप इसको ओपन करते हैं तो वहाँ पर स्पार्क क्यों जंप करते हैं। ये अक्सर हमारे घरों में भी स्विचेस जब आप कनेक्ट करते हैं तो स्पार्क जंप करता है, उसकी बुनियादी वजह पूछ रहा है। कहता है जी, व्हेन द स्विच इज क्लोज करंट फ्लो फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। जब आप स्विच क्लोज करेंगे डेफिनेटली जितनी इसका मैक्सिमम वोल्टेज है वहाँ तक करंट फ्लो करेगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज गिवन बाय यू एम इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। When the switch is reopened, current decrease from maximum to minimum value, यानी पीछे से करंट मिलना बंद हो जाएगा तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू में कमी आएगी। The energy stored produce back EMF which flow as a high current through the switch and a spark jump across the switch contacts। आपको पता है इंडक्टर के केस में हमारे पास बैक EMF प्रोड्यूस होती है। बैक EMF की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, वो हाई करंट होने की वजह से स्विच के ऊपर स्पार्क जंप कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी इफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर आ कैपेसिटर। यानी कि आप अगर रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस के फार्मूले में एफ को डबल कर दें तो उसका बिहेवियर क्या होगा। इंडक्टर के केस में आपको पता है 2 पाई एफ इंटू एल। एफ को डबल करने का मतलब है कि उसकी इंडक्टेंस रिएक्टेंस को आप डबल कर रहे हैं। ठीक है, और कैपेसिटर के केस में क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जब एफ को आप 2f करेंगे तो इसके साथ 2 का फैक्टर इंक्रीज करें। इसका मतलब है इसकी जो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी वो जो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी वो हाफ रह जाएगी डबल करने से। ठीक है, कहते हैं इन एन आर एल सी सर्किट, इन आर एल यानी जो हमारे पास रेजिस्टेंस और इंडक्टर का सर्किट है, विल द करंट लैग और लीड द वोल्टेज। जो हमारे पास करंट होता है वो लैग करता है या लीड करता है वोल्टेज को। इलस्ट्रेट योर आंसर बाय अ वेक्टर डायग्राम। आपको पता है कि जो हमारे पास इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड कर रही होती है और करंट लैग कर रहा होता है। ठीक है, तो एंगल 90 होता है, तो एंगल का फार्मूला आपको पता है टेन इनवर्स इंटू ओमेगा एल बाई आर होता है। ओमेगा एल यहाँ पर आपकी इसकी तरफ जो ओपोजिशन है और आर इसकी तरफ जो ओपोजिशन है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट को बेस के कंपोनेंट से डिवाइड करें और उसका टेन इनवर्स लें तो आपके पास एंगल आ जाएगा। आप ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास एंगल 90 आता है। ठीक है, ये आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये सवाल आता है आपने जस्ट इस तरह ही बताना है। ठीक है, इसके साथ आपका आज का टॉपिक मुकम्मल हुआ और ये आपकी असाइनमेंट है, इसको नोट करें फिर अटेंडेंस लेते हैं। अगर कोई सवालात रह जाएंगे तो कल जो पहले हमारे 5-7 मिनट होते हैं वो हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। जी बेटा, किसी के सवालात हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, हमारी बुक में 5th वाली एग्जाम्पल तो नहीं दी हुई।
कौन से फिफ्थ वाले एग्जाम्पल तो नहीं दी हुई बेटा? सर 16.5 मतलब कि नंबरिंग में ऐसा है, सर नंबरिंग में ऐसा है कि 16.4 है और उसके बाद 16.6 है, 16.5 मिस की हुई है उन्होंने। क्यों नहीं है बेटा? मेरे दी पास हुई तो है बेटा दी हुई है, जाके सर, ढूंढो है जी। ये बात जहन में सर रखिए मेरे कि पास 123। जी, ये बात आप जहन में रखिएगा कि आपके जो एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे आपके असाइनमेंट में हैं, ठीक है? कल तक मैं देखूंगा, अगर कोई एक दो बार रह गई जाएंगी आपसे तो वो मैं नेक्स्ट जो हमारा जो चैप्टर होगा उसके जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें आपको दे दूंगा वो उसका सोल्यूशन। फिल वक्त आप मुकम्मल करें, अगर आपसे नहीं हो पाएगा कोई एक दो ही होंगी, मैक्सिमम एक या दो न्यूमेरिकल्स में भी और एग्जाम्पल्स में भी, तो वो मैं आपको करवा दूंगा, वो मुझे आप बता दीजिएगा ड्यूरिंग क्लास, ठीक है जी? सर ये स्मार्ट सिलेबस वाली करवा रहे हैं कि सारी सारी करा रहे हैं? बेटा ये स्मार्ट सिलेबस में है, ये जो चैप्टर है ना, ये तकरीबन इसके जी सारे ही टॉपिक शामिल थे। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो शामिल नहीं था वो एट द एंड एक टॉपिक है बस, वो प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन ट्रांसमिशन एंड मेटल डिटेक्टर्स। जी वो वाला ही है बस, मॉड्यूलेशन का। इसके अलावा बाकी तो सारा हमारा ये चैप्टर मुकम्मल ही था तकरीबन, ठीक है? अगर एक लेक्चर और देते जी तो ये चैप्टर वैसे ही ख़त्म हो जाना था, लेकिन चलो उन्होंने आपकी आसानी के लिए अगर दो टॉपिक छोड़े हुए हैं तो हमने भी उसको नहीं करवाना फिर। सर 3 फेज एसी सप्लाई का बिल बता दें। जी जी, 3 फेज एसी, ये देखें, हमेशा याद रखें, अगर आपके पास एक कॉइल हो, इसके अंदर आप जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे, इसमें जो वोल्टेज पैदा होगी डेफिनेटली उसका कोई ना कोई फेज होगा रेफरेंस लाइन के साथ, ठीक है? इसी तरह अगर जी आपके पास 3 कॉइल्स हैं, इनमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो हर एक का भी रेफरेंस लाइन के साथ कोई ना कोई फेज एंगल होगा, ऐसा ही है। अब जी क्योंकि हमने इनको 120 के एंगल के साथ रखा हुआ है, सभी को, तीनों को 120 के एंगल के साथ, इसका जो भी रेफरेंस लाइन के साथ एंगल होगा वो तो होगा, लेकिन इनका आपस में जो एंगल होगा वो हमेशा 120 ही रहेगा, क्योंकि 120 हमने होगा। जी वन कॉइल को हमने रखा ही फेज एंगल 120 के साथ है, ठीक है? और उसके बाद जो आपके जी लिए इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पर ये 400 वोल्टेज, ये बच्चों के जहन में बड़ा आता है, वो मैंने यहाँ पर प्रूफ दिया हुआ है, आप इसको लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है? और अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं जी। किसी और का कोई सवाल है? नहीं तो कल हमने नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है फिर इंशाल्लाह। इससे अगला चैप्टर जो है वो काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग है सर प्रूफ बता दें। जी। क्या ये प्रूफ? जी, ये तीसरी लाइन से निजात। यहाँ से जी बेटा ये देखो V1 से हाँ मल्टी